नमस्कार, मैं निर्मल रतनलाल वैद। आज हम भारत की प्रख्यात नृत्यांगना, प्रशासनिक अधिकारी, लेखक, चित्रकार और न जाने क्या क्या ऐसी प्रतिभावान भारत में बिहार की बेटी जिसने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। जी हाँ, मेरे साथ बैठी हैं, आप पहचान गए होंगे, डॉक्टर शोभना नारायण। कथक नृत्यांगना है और वर्षों से भारत की भूमि की, भारत की संस्कृति की सेवा कर रही हैं। अभी हाल ही में जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं, आपकी एक पुस्तक आई है, कथक लोक, मंदिर, परंपरा और इतिहास। इसके ऊपर पहले हम बातचीत शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं। मेरी बड़ी बहन है, मैं इनको लगभग 31 वर्षों से जानता हूं। जब मैं फोटो जर्नलिस्ट था तो सबसे पहले इनके यहाँ इनके फोटोग्राफ्स खींचने के लिए भंडारा रोड गया था। जी, मैं नमस्कार आपको करती हूँ निर्मल जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपसे फिर से मुलाकात हो रही है और मिल रहे हैं, जी, बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा शोभना जी, आप बताइए जी, जैसे भी बात कर रहे थे, कथक गांव जब आपने पहली बार सुना, बिहार में गया में जाकर, जिस भूमि की आप बेटी हैं, तो वहां से ये सफर शुरू होकर ये पुस्तक सबके सामने आई है। इसके बारे में थोड़ा सा। बहुत ही लंबा सफर रहा है, बहुत ही लंबा, क्योंकि 2003 की बात है निर्मल जी। मैं बोध गया के वहाँ के फेस्टिवल में नृत्य कर रही थी। तो जैसे नृत्य के बाद होता है, पत्रकार लोग पूछते रहते हैं, सवाल करते। उसमें से एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि आप कथक गांव जाएंगे। मैं तो ऐसे रह गई, कथक गांव मैंने कभी सुना ही नहीं था ना ऐसा नाम। मेरे म्यूजिशियंस भी, साजंदे भी मेरे को इस तरह से देखने लगे। फिर मुझे लगा कि वो शायद ऐसे ही बात कर रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सचमुच कह रहा हूँ, नजदीक ही है। बहरहाल वहां से जो चिंगारी उन्होंने लगाई है, तो 1 महीने के बाद गए और 3 कथक गांव का पता चला, लेकिन फिर हम 2 गांव जा सके। और उस समय प्रोफेसर डॉक्टर कमल किशोर मिश्र, अब जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हैं, वो मेरे साथ थे। तो हम लोग दोनों गए, फोटो वोटो लिया, लेकर के दिल्ली पहुंचे, वापस आए। यहाँ किसी ने हमारे पर विश्वास ही नहीं किया। तो वो 10 साल वैसे हो गए, हम बोलते गए, लिखते गए, बोलते गए, लिखते गए, किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन 2014 में मैं वो सेंसस ऑफ इंडिया पढ़ रही थी। शायद विधाता की ये इच्छा थी कि आप जाकर के कथक गांव पर काम करें। जी। तो मैंने फिर वो सेंसस ऑफ इंडिया में ऐसे मैंने गूगल किया कि कथक गांव, और 5, 6, 7 का कथक गांव निकल आए, विलेज कोड के साथ, गांव के जो कोड ये है, नंबर्स वगैरह के साथ। तो मैं उठ खड़ी हुई। तो वहां से मेरा असली यात्रा जो है वहां से प्रारंभ हुआ। फिर और देखिए विधाता की बात कि मैं एक प्लेन में जा रही थी, कहीं किसी मीटिंग से लौट रही थी, और हमारी जो को रिसर्चर है उनसे मुलाकात हो गई, गीतिका कल्ला। तो उन्होंने जब सुना कि मैं ये सब काम में लगी हुई हूँ और मैं जा रही हूँ, बस अपना बोरी बिस्तरा बांध करके एक सूटकेस लटका के जा रही हूँ कथक गांव की खोज में, तो उन्होंने कहा मैं भी साथ चलूँ। तो मैंने कहा चलिए। तो हम दोनों चल दिए बस। अब वो चलने का सफर था कि हम लोग यूपी गए, बिहार गए, राजस्थान पूरा देखा। और आज हम लोग करीब हम लोग 13, 14, 15 कथक गांव गए। जी। सेंसस में तो आपको 6, 7, 8 गांव के नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि वो इतनी पॉपुलेशन से ऊपर की है, तो उनको विलेज कोड मिलता है। लेकिन जो उससे नीचे हैं उनको विलेज कोड नहीं मिलता है। लेकिन है उन लोग कथिकन के पूर्वा, कथक पूर्वा, तो फलाना पूर्वा, तो यो इस नाम से। तो हर जगह कथक या कोथन या कथकली या कथकौली, तो इस तरह से करके
मिला और फिर हम लोग गए सब जगह। और उसका फिर था कि इन लोग कि ये कथक तो कथक लोक, तो कथक लोक पर आए। कथक लोक कौन थे? तो जो मंदिरों में कहानी कथा कहते थे नृत्य और संगीत के माध्यम से, ये सभी गांव वालों ने कहा। और तो लेकिन अब वो कहाँ आप देख सकते हैं उनके। तो फिर करते 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 अयोध्या पहुंचे। वहाँ राजा साहब के यहाँ हम 3 साल तो डेरा ही लगा दिया था। अच्छा। यतीन्द्र जी के यहाँ डेरा ही लगा। और फिर वहाँ सावन के समय सब कथक आते हैं और मंदिरों में नियमित रूप से उनकी वो लोग नृत्य सेवा करते हैं। और वो फिर उनसे बातचीत हुई तो पता चला कि वो तो सिर्फ नृत्य सेवा करते हैं। जहाँ भी हमारे जैसे कि कोई उत्सव हुआ, धार्मिक उत्सव, धार्मिक उत्सवों में या धार्मिक ओकेजन्स पर या मंदिरों में करते हैं, उसके अलावा रंगमंच पर नहीं करते। जब मैंने पिछले 2 महीने पहले उनको दिल्ली बुलाया तो बेचारे बड़े घबरा रहे थे कि भाई हम तो ठाकुर जी के सामने करते हैं, स्टेज पे नहीं हम तो स्टेज पे कैसे कर रहे, बहुत घबरा रहे थे। मैंने कहा आप बस समझ लीजिए कि वहाँ ठाकुर जी है और हम लोग सब भक्तगण हैं जी। और फिर उन्होंने किया। बहुत बढ़िया। ये पुस्तक, इसमें उत्तर भारत में आपने 7000 किलोमीटर की यात्रा की जी। और 5 साल के क्षेत्र स्तरीय कार्य किया, जांच, अन्वेषण, और ये उसका परिणाम है। जी हाँ। और इस आयु में रिटायर होने के बाद इतनी शक्ति आपको कहाँ से मिली? 72 साल की हूँ। अरे वाह, क्या बात है। प्रभु आपको शतायु करें। और 1950 का जन्म है। इस आयु में इतना बड़ा कार्य करना, सच में ये भारत रत्न से कम कार्य नहीं है जो आपने किया है। आप कला की सेवा और जो आपने इतिहास को इसमें पूरा रच दिया कि ब्रह्मा से लेकर और आज के कथक तक की पूरी यात्रा इस पुस्तक में आपने संजोई है। देखिए ना, आप ये ऐसी नाट्य शास्त्र की बात हम लोग हमेशा करते हैं जी। उसके आप 36वां चैप्टर को पढ़िए और कि ब्रह्मा जी के यहाँ से नृत्य गायन सामवेद की कला कैसे आई है और राजा नहुष प्रतिष्ठानपुर के वो लेकर आए हैं। और अगर वो प्रतिष्ठानपुर के राजा थे, राजा नहुष, वो मतलब उनकी राजधानी थी जी। अब कोइंसिडेंस देखिए कि जितने भी कथक गांव मिले हैं वो सब उसी के इर्द गिर्द चारों तरफ वो इलाहाबाद और बनारस को रख लीजिए। और देखिए हमारे ये डॉक्टर कमल किशोर मिश्र ने मुझे खोज कर निकाल कर दिया था, एक अभिलेख है और वो हमने 2 लोगों से, ASI के भी वो जो भूतपूर्व डायरेक्टर थे बैंगलोर में रिटायर करके रहते हैं, उनसे भी पता किया। वो एक आदमी कहता है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है और दूसरा कहता है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व का। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हो प्राकृत का है। और इसमें है कि मग्गा से सुत पखे नखत्ते वाराणसी ये नैर्य, वाराणसी आ गया, नैर्य मतलब नजदीक, उत्तर पूर्व में देसी भाग, उसके उत्तर पूर्व कोने में गंगाए महानदी तटे, गंगा महानदी के तट पर सबो कथक, मतलब सभी कथक, भिंगार नतेनम श्रृंगार नृत्य, स्तुति तीसी कायम, स्तुति करते हुए ए ही राया आदिनाहो भावेनम पसे, जिसे आदिनाथ भाव विभोर होकर देख रहे हैं। क्या बात है। तो अब आप देखिए ये कथकों का जिक्र मिलता है। आप जो भी काल ले मौर्य काल ले लीजिए या शुंग काल ले लीजिए, लेकिन उस जमाने से आज भी मिल रहे। और आपका महाभारत जो हमारी रचना है उसमें आदि पर्व में कथकाश्च पदे राजन श्रवणश्च वनौकसा दिव्याख्यानानि ये चापी पठन्ति मधुरम द्विजा। क्या बात है। तो ये भी वहां से भी 5500 वर्ष पूर्व। हाँ बिल्कुल, कथकों की ये पूरी परंपरा और आज भी वही बरकरार है। नृत्य के द्वारा सेवा, मंदिरों में ईश्वर की सेवा होती है, नृत्य सेवा जो वो कहते हैं हम लोग तो नृत्य सेवक है।
तो ये जो परंपरा आरंभ हुई, फिर ये जो घराने अलग अलग बने, वो तो अभी का बना हाँ, हुआ है। ये तो अभी ये तो मुगल काल में बने होंगे। नहीं, ये घराने मुगल काल में भी, मतलब कि अभी कॉलोनियल पीरियड में बना है। अच्छा, ब्रिटिश पीरियड में ये कहते हैं कि राजा अलवर के उस तरफ के गवर्नर थे, उनका नाम भी मैंने दिया हुआ है जी। उन्होंने 1895 में जी। एक कहा कि भाई बहुत सारे लोग हैं, तो जहाँ बहुत सारे कथक है और खूब अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से होना चाहिए। तो तभी क्योंकि लखनऊ में अच्छे पूरी परिवार जो थी वो, तो लखनऊ घराना हुआ, और यहाँ जयपुर में करीब 6 परिवार थे, तो फिर जयपुर घराना हुआ। और फिर उस तरह से रायगढ़ के महाराजा थे चक्रधर सिंह, तो रायगढ़ घराना हुआ। बनारस में था तो बनारस घराना हुआ। तो ये हमारे 4 घराने हैं। मतलब ये घराने हुए जो राज परिवारों की तरफ से जो सहयोग मिलता था, हाँ। उसकी वजह से ये सारे कथक घराने आरंभ मतलब हुए। कि क्योंकि गुरुकुल की तरह से थे आरंभ में। हाँ, क्योंकि उनको पेट्रनेज मिलती थी जी। और काफी लोग उस पर, जो उनका कुछ क्राइटेरिया था कि इतने ये तो उसके हिसाब से। आपके अनुसार मंदिरों से ही कथक आरंभ हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी जो असली कथक है, हम लोग जो रंगमंच में करते हैं, उसकी वो प्रदर्शन अलग है जी। और लेकिन अगर आप असली कथक, जिसका शब्द ही कथक शब्द संकेत कर रहा है, वो आपको अभी भी मंदिरों में मिलेगा। और ये उत्तर भारत के ही सारे मंदिरों जी हाँ, यूपी में तो यही दक्षिण में जाके कथकली बन जाता है। उनका थोड़ा सा फर्क ये हो जाता है कि यहाँ उसमें एक वैल्यूज भी देने की ये है, वहाँ सिर्फ एक प्रदर्शन का है। मंदिरों में सभी हमारे, वैसे मैं एक बात बताऊं निर्मल जी, हमारे यहाँ अपनी भारतीय परंपरा में जितने भी हमारे नृत्य शैलियाँ हैं, गाने की शैलियाँ हैं, वो सब मंदिरों से ही आरंभ हुई है। जी बिल्कुल ठीक है। मैं पूरे दक्षिण भारत में जाके देख के आया। सभी, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, इधर हो, उधर पश्चिम हो, पूरब हो, वो सब मंदिरों से ही। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये भी पूरा कनक भवन और ये सब अयोध्या में पूरा, जी। इसमें तो आपने सचमुच में पूरे सागर को भर दिया है, गागर में सागर वाली स्थिति है। और ये सचमुच में एक अद्भुत ग्रंथ कथक के ऊपर, और प्रेरणा स्रोत ईश्वर की कृपा से आपने। और बताऊं, भविष्य पुराण में भी कथकों का जिक्र है। अच्छा जी। क्योंकि वो जाति के उसके सिलसिले में आया। हाँ, लेकिन कि वो ब्राह्मण होते थे जी। और वो कि किस वर्ग, ब्राह्मणों में भी किस वर्ग के, उच्च वर्ग के, मध्य वर्ग की, तो उसमें भी जो कैटेगराइजेशन है उसमें भी। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारे नृत्य को, हमारी कला को मतलब बदलने की और करने की कोशिश की गई कि ये मतलब भांड लोग करते हैं, नीच जाति के लोग करते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल कतई नहीं मानता हूँ। नहीं, करते थे वो, बिल्कुल है, वो भी करते थे। हाँ, क्योंकि संगीत रत्नाकर में आपको एक अलग चैप्टर है और वर्सेस है, वो 1100 समथिंग है, जिसमें जितने भी हमारे नृत्य और वैसे एंटरटेनमेंट के लिए हैं भांड वगैरह, उनका जिक्र अलग है। उसमें चारण आता है, नट आता है, वैतालिक आते हैं, और इस तरह से तो उनकी 6 मेन कैटेगरीज हैं जी। तो और लेकिन एक और 13 पद नंबर 1348 अगर आप पढ़े तो उसमें आता है कि सीटिंग प्रोटोकॉल जहाँ है, वो वहाँ शब्द कथकों का आता है जी। कि स्तुति वाचक हो, ये वाचक हो, कथक हो, उन लोग जो हैं उनकी जो स्थान ग्रहण कर सकते, वो राजाओं के बगल में कर सकते हैं। उन लोगों का देखिए, नर्तक और नर्तकियां और वो और जितने वो लोग जो जैसे भांड चारण वगैरह, उनका अलग है और ये अलग है।
तो वो पूरा आपको संगीत रत्नाकर में आपको नहीं बिल्कुल मिलेगा, पर वो पूरी कला को इस तरह से बताया जाता था। हाँ। और ये समय समय पर हाँ। केवल उसको करने के लिए, लेकिन उसके बाद लोग करते थे, हमारे यहाँ सभी लोग करते थे, नृत्य गायन जाति से रिलेटेड ही नहीं था, वो सभी लोग करते थे। जी जी जी। तो देखा कितनी महत्वपूर्ण हमारी बातचीत आरंभ हुई है। शोभना जी 1976 में आईएएस ऑफिसर बनी थी और 1992 में 1992 में आपको पद्मश्री मिला था। मेरे लिए भी आश्चर्यजनक बात थी। और उसमें भी जैसे इनसे बात हुई पता लगा, इन्हें इनकी छोटी बहन ने बताया कि अभी अखबार में नाम आया और आपको पद्मश्री मिल गया है। यही सही तरीका होता है किसी पुरस्कार को मिलने का, जो आपने कार्य किया है। और सरकार ने, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी थी, इसलिए ये खुल के, मैंने इनसे जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद आपने कल्चर मिनिस्ट्री में क्यों नहीं कुछ काम लिया, ताकि आप कल्चर मिनिस्ट्री में ज़्यादा अच्छा काम कर सकती थी, उसकी क्या वजह थी? देखिए, शुरू में ही जब डेपुटेशन के लिए हम लोग का नाम जाता है तो हमारे कलीग्स वगैरह बहुत ये थी कि आप आइए कल्चर। तो एक मुझे राय दी गई थी कुछ वरिष्ठ लोगों ने कि आपका नाम वैसे, क्योंकि आप कल्चर के कारण आईएएस में नहीं आई हैं, सिविल सर्विस में नहीं आई हैं, आप अपने बलबूते पर आई हैं, एग्जाम दे करके, परीक्षा दे करके, और क्योंकि फिजिक्स का बैकग्राउंड था ये सब अपना, तो वो अपना परीक्षा दे करके आई हैं। और आपका नाम तो ऑलरेडी हो गया था एज अ क्लासिकल डांसर। तो आप कभी भी संस्कृति मंत्रालय या कहीं भी पोस्टिंग मत लीजिए। नहीं, वो उन्होंने 3 चीज़ कहा था, संस्कृति मंत्रालय, आईएनबी और टूरिज्म, जो कि मत लीजिएगा। आप कहीं भी और ले लीजिए, लेकिन वहाँ 3, क्योंकि आप जो कुछ भी करेंगे लोग आपकी मेहनत को वो स्वीकारेंगे नहीं। क्या बात है जी। तो इन्होंने 2 समांतर, असाध्य और दक्षतापूर्ण वृत्तियों को लगातार अनुसरण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया है और पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ प्रशासनिक सेवा और एक नृत्यांगना के रूप में, इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरे विश्व में आपका नाम है। आप लगभग 16 किताबें लिख चुकी हैं, कला संस्कृति पर, ट्रैवलर हैं, पेंटिंग करती हैं, और अभी भी पूरी शक्ति के साथ जब भी इन्हें देखिए हर कार्यक्रम में पहुंचती हैं, सब लोगों से मिलती हैं। और मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि कला को किस प्रकार से आज की जो स्थिति है, अभी सरकार भी बहुत इस पक्ष में है, हमारे लिए सौभाग्य है कि पहली बार कल्चर मिनिस्ट्री में 3 मिनिस्टर हैं जी। और पूरी तरह से भारत 20 वर्ष पहले कल्चर मिनिस्ट्री भी नहीं थी, ये शिक्षा मंत्रालय के अंदर केवल आता था। तो भारत की जो कला संस्कृति है, जिसके कारण पूरे विश्व में भारत का नाम है, इसको हमें और आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, युवाओं में कैसे इसके प्रति प्रेम हो। अभी भी मुझे लगता है कि हमारे युवा जो है इस तो उतना आकर्षित नहीं हो रहे हैं, उसको उतना नृत्य की तरफ नहीं सीख पा रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक माहौल बनाना पड़ेगा इस, और मेरे घर में है, मान लीजिए कि जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि घर में माँ साहित्य, बचपन से ही मैं गीता की आवाज़ सुन करके बड़ी हूँ। स्थाने ऋषिकेश, पता नहीं अभी भी मैं गा सकती हूँ 11वां अध्याय, स्थाने ऋषिकेश शतव प्रकृति भागवत गीता का, क्योंकि घर में होता था, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शो। तो इस तरह से, और वो म्यूजिक और डांस, क्लासिकल म्यूजिक और डांस, शास्त्रीय, घर में मुझे वातावरण मिला तो था। और उनके यहाँ भी पारंपरिक जो है, घर में सभी बच्चों को आज नहीं मिल रहा है बच्चे घर, क्योंकि बहुत कारण होते हैं, और उसमें है कि जीविका सबको अपना देखना है, आगे बढ़ना है, और बहुत ही उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सस्टेनेंस के इशू है जी। तो अब लेकिन
पहले माहौल भी था कि डिस्कशंस होते थे जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बहुत ही कम था, लेकिन प्रिंट मीडिया में डिस्कशंस होता था सीरियस कल्चर के ऊपर। अब वो जो है उसमें थोड़ी सी कमी आ गई है। अब अच्छी जो संस्कृति का सीरियस कल्चर है वो तो एक वो अलग ही, मतलब कि उसमें सीरियसनेस नहीं है। जी। प्रिंट मीडिया में, और कोई डिस्कशन नहीं है, वैसे कोई भी डिस्कशन नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कोई डिस्कशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई चैनल नहीं है। कोई भारत में 700 से अधिक चैनल हैं। अगर कहीं भी क्लासिकल और फोक की परफॉर्मेंस कहीं नहीं दिखाई जाती। हाँ। अखबारों में पहले 4-4 पेज, मैगजीन में कुछ पेज कला के लिए होते थे, वो भी सब बंद हो गए। मिड 90s से सब बंद हो गए जी। तो वो कुछ सिक्योरिटी मार्केट फोर्सेस आ गए, कमर्शियलाइजेशन आ गई, वो अपनी जगह सही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी जनता इस पर आए तो हमें एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे? आप पहले तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में म्यूजिक और डांस, मैं नहीं कहती कि आप सीखिए, हर एक आदमी को सीखने वो करने की जरूरत, लेकिन उसकी अप्रिसिएशन तो होनी चाहिए। देखना तो शुरू करें, देखना शुरू कर। अपने यहाँ के लोग वो शेक्सपियर को जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भर्तृहरि कौन थे, भास कौन थे, ये कालिदास की कौन सी रचनाएं हैं जी। वो तो नाट्यशास्त्र के हम सोचते हैं कि साउंड और लाइट्स, अकूस्टिक्स वगैरह सब वो जितने भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है वो बाहर से आए हैं। लेकिन अगर आप नाट्यशास्त्र पढ़ें तो वहाँ थिएटर के डायमेंशंस और आर्किटेक्चर दिया हुआ है, वहाँ उसमें आपको साउंड और अकूस्टिक्स और लाइट्स का वो डिस्कशन है इस पर कि इस मूड के साथ ये है, इस रस की भावना हो तो ऐसा। तो ये हमारे यहाँ तो आर्किटेक्चर भी डिस्कस किया गया डायमेंशंस के साथ, मेजरमेंट्स के साथ, तो फिर वो उसकी जानकारी हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम लोग हमेशा ही सही थे, हमने गलत काम भी गोल्डन पीरियड में, क्योंकि कुछ गलत होते कुछ है, लेकिन जो थे कि हमारी नॉलेज, हमारी नाट्यशास्त्र में इतनी गहराई थी कि जो बाद में तो बहुत ही बाद में आए, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। हमारे यहाँ अगर चरक और ये सब हैं और सुश्रुत हैं तो उनकी जानकारी होनी चाहिए कि क्या है। तो एक तो इस लेवल पे है, लेकिन वो वहाँ तो क्योंकि आपने फाउंडेशन किया जी। लेकिन साथ ही साथ मैं चाहती कि अगर कोई इस तरह से एक ये माहौल भी बने, मे बी किसी तरह से प्रोत्साहन मिले कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, उसमें शायद सरकार को स्टेप इन करना पड़ेगा कि जैसे कोई टैक्स का प्रोविज़न हो, रिलीफ की प्रोविज़न हो, कि अगर आप सीरियस क्लासिकल कल्चर और ये सब कल्चर पर डिस्कशन करें, आधा ही पेज सही, एक पेज सही, वो अगर हो तो उसमें शायद उनको भी एक हम प्रोत्साहित करेंगे कि आप उसको वापस ले आइए, धीरे धीरे वापस, ओवरनाइट वापस नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश ही कर सकते हैं। आपको याद होगा डॉक्टर महेश शर्मा ने एक बार पूरे देश के सभी क्लासिकल डांसर्स को बुलाया गया था, पद्मश्री, पद्म विभूषण सारे, और पूछा गया था कि मैं भी उस मीटिंग में था कि हमारी ऑडियंस क्यों नहीं आती। तो तब भी मैंने निवेदन किया था कि हमें स्कूल लेवल में पहले ऑडियंस तैयार करनी होगी। हर क्लासिकल परफॉर्मर को महीने में चाहे एक ही बार, आज हजारों की संख्या में हमारे क्लासिकल डांसर्स हैं। मैं एक यहाँ आपसे थोड़ी सी कि क्लासिकल डांसर्स और म्यूजिशियंस कर रहे हैं, हम तो जाकर के ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने हमें मौका दिया है जी, हम जाकर के करते हैं। हम कोई भी अपना फीस नहीं मांगता है, जो भी मिलता है हम वो बिल्कुल वो संस्था एक जो कर रही है उसको सरकार से पैसा मिलता है। हाँ, तो एक वो संस्था है, वो करवाते हैं, और आज से नहीं, वो 79 से करवा रहे हैं और हम कर रहे हैं और सभी जा रहे हैं, बहुत कम
लेकिन जगह उस हो तरह रहा के है, उस तरह से और चाहिए, और चाहिए। ये बहुत बड़ी संख्या में चाहिए। हाँ। प्रत्येक स्कूल में जी। एनसीईआरटी, जी जितने हमारे सरकारी स्कूल हैं, नगर जी। निगम के स्कूल हैं, बच्चे जब अगर उन्होंने 4 बार भी क्लासिकल परफॉर्मेंस देख ली, उसके बाद वो माँ बाप को लेके जाएंगे परफॉर्मेंस जी, देखने के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य और संगीत में वो खिंचाव है, बिल्कुल ठीक बात है। वो बहुत खिंचाव है। जी जी जी। अभी जैसे आपने नाट्य शास्त्र की बात की, जी। हमने थिएटर वर्कशॉप शुरू की थी स्कूलों में, उसके बाद एनएसडी ने, बाकी सब ने शुरू की थी। और हम जब स्कूलों में गए, हमने कहा, मैं और अरविंद गौड़ दोनों 1985-86 में हमने कहा हम थिएटर वर्कशॉप करते हैं। हमें प्रिंसिपल ने बाहर भगा दिया कि हमें अपने बच्चे बिगाड़ने नहीं है, हमें अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित नहीं बनाना इनको। मैंने निवेदन किया, जी हमारा नाट्य शास्त्र, जो नाटक में भाग लेगा उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, उसके अंदर क्या प्रतिभा है वो सामने निकलेगी। मैंने कहा, हम एक्सपेरिमेंट किया कि हर क्लास के 5 नालायक विद्यार्थी, 10 क्लास के 50 स्कूल में उन बच्चों को जिनको आपको निकालना है, आप वो हमको दीजिए, फिर उनके अंदर देखिए कितनी प्रतिभा है। और वो इतना सक्सेसफुल हुआ। आज वो जो पहली हमने वर्कशॉप, सौरभ शुक्ला जो एक्टर है, वो उसमें एक प्ले का डायरेक्टर था, वो लखनऊ से थिएटर सीख के आए थे। हाँ। एनएसडी के कुछ डायरेक्टर्स थे, अरविंद गौड़ में हम सब ने मिलके किया। हाँ। बाल रंग शिवर नाम रखा था। आप यकीन नहीं करेंगे, वो बच्चे 50 के 50 बच्चे स्कूल में हीरो बन गए। क्या बात है। उनमें से कुछ आज भी हिंदी, मतलब तो ये टेलीविजन सिनेमा में एक्टर हैं। क्या बात है। कुछ अच्छे पेंटर निकल गए। हमने स्क्रिप्ट भी नहीं ली, हमने कहा न्यूज़पेपर पढ़िए और क्या खबर है उसको लेके आइए। हमने एक दंगा लीला प्ले किया, उन दिनों में दंगे पूरे देश में चल रहे थे, तो वहीं से बच्चों ने गाने स्वयं बनाए, बच्चों ने पोस्टर खुद बनाए, बच्चों ने मतलब टिकट्स 2 रुपए हमने रखा था कि नाटक की टिकट भी देखना शुरू करें, टिकट सेल की। स्टेज पे बच्चे थे, हमें से कोई कमानी में कार्यक्रम किया, कोई बड़ा नहीं खड़ा हुआ। एंकरिंग से लेकर, टिकट चेक करने से लेकर, बिठाने से लेकर, उन सब बच्चों ने काम किया। और आज तक वो बच्चे हमसे मिलते हैं और रेगुलर स्कूल पे, अब किसी स्कूल में आप जाइए, उसके बाद साहित्य कला परिषद ने, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने, इन सब ने चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप किया। जापान में कंपलसरी है। और हम इस लेवल पे, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, आपकी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। अगर इसमें पूरे देश में ऐसे लोगों को साथ जोड़ा जाए, और हम आज मिनिस्ट्री में 3 मिनिस्टर, हर स्टेट में कल्चर डिपार्टमेंट है, ये सब मिलके अगर हम इस ओर काम करें, हमारे बच्चे। एक और मैं बात इसमें इम्पोर्टेंट कहना चाहता हूँ, कला से जुड़ने के बाद हम रिलीजन की बाउंड्रीज, जाति की बाउंड्रीज तोड़ देते हैं। बिल्कुल तोड़ देते। कभी मन में नहीं आता कि ये इस जाति के ब्राह्मण है, या ये क्षत्रिय है, या ये ठाकुर है, या ये मुस्लिम है, या ये ईसाई है। मोहम्मद रफी को भी लोग उतना ही प्यार करते हैं और जितना किशोर कुमार को करते हैं। बड़े गुलाम अली खान साहब को भी उतना ही प्यार करते हैं सभी, जितना बिरजू महाराज को करते हैं। बिल्कुल। देखिए ना, रस खान ने जी। पूरा कृष्ण भक्त थे। हाँ। कहाँ थे रस खान और कहाँ थे वो एकदम कृष्ण भक्त। बिल्कुल। उनका से महेश सुरेश दिनेश, अरे क्या बात है। ध्रुपद गायकी में क्या है? पूरा इन लोग हैं, हमारे डागर बंधु लोग हैं। तो ध्रुपद गायकी में है क्या? बिल्कुल हमारे वेदों के श्लोक ही तो हैं केवल। तो है, बिल्कुल। और इससे सब लोग हम मनुष्य बन जाते हैं। एक अगर जीवन में सही तरह से नृत्य और संगीत, सामवेद हमारे जीवन में जी रहे, तो वो जीवन की जो रस भरी, वो रस, जो भाव और रसों से पूर्ण है, वो अलग ही है। और जिसमें सामवेद ना हो, वो बिल्कुल अलग है, वो एकदम शुष्क होता है। तो आप देख लीजिए, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी देश विश्व में जहाँ सामवेद के जैसे, मतलब कला नहीं है, उसमें उसकी जो एक अप्रोच है वो नीरस है, अवशिष्टता है। हमारे लिखा हुआ है, कला विहीन मनुष्य पशु समाना। बिल्कुल। साहित्य कला विहीना, मतलब
साक्षात पशु पुष्प पुच्छ विषाणहीन। जी, तो जो कला से जुड़ गया मनुष्य तो वही बनेगा जो कला से किसी न किसी रूप से जुड़ जाएगा। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि सब मिलकर इसमें साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, और आगे भी उसकी बिल्कुल, हाँ आगे भी है। हाँ। तो इसके ऊपर हमें मिलके कुछ ऐसा कार्य किया जाए, आप उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें कि किस प्रकार हम परिवर्तन लाएं, और आज हमें पूरा समर्थन भी मिल रहा है सरकार की तरफ से। बहुत कुछ हो रहा है, सिर्फ है कि अब लोगों को जुड़ना है। जी, बस लोगों को जुड़ना है, और इसमें सभी को हर एक व्यक्ति को देखिए बूंद बूंद से सागर बनता जी, है। जी, उसमें कलाकार कभी पीछे नहीं होता है, कोई भी अपनी जगह हो, वो अगर आप वो तत्पर है, क्योंकि वो कला का पुजारी जी। है, कला का सेवक है, और वो जहाँ भी हो वो है, वो हाजिर है। सिर्फ है कि हम वो कलाकार चाहते हैं कि कोई तो हमें मिला है, वो खुद ही जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन जी। अगर कोई सेतु बांधने वाला चाहिए, जी, जी, तो बिल्कुल ठीक है। उसमें आप जैसे लोग हों और सभी लोग हों। सेतु जब आप लोग बांध देते तो कलाकार तो पर तैयार है, बैठा तो हुआ पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं जी, हाँ, ऐसे लोगों को बिल्कुल, जोड़ रहे हैं साथ में, बिल्कुल बिल्कुल। जहां जहां, और हमारे पूरी टीम बनती जा रही है। इस समय मेरे साथ 75,000 से ज्यादा कलाकार जुड़े हुए हैं, और मेरा लक्ष्य है 10 करोड़ लोक कलाकार, आदिवासी कलाकारों को जोड़ना। एक महत्वपूर्ण और बात मैं करना चाहता हूं, हमारे यहाँ संगीत नाट्य अकेडमी है, थिएटर और इसके लिए क्लासिकल के लिए, ललित कला एकेडमी है, ठीक है जी, और साहित्य एकेडमी है। लोक और आदिवासी कलाकार जो 10 से 12 करोड़ की संख्या में है, उनके लिए फोक एंड ट्राइबल एकेडमी नहीं है। क्या आज जरूरत नहीं है? वो सबसे अनपढ़ भी हैं, और वो हमारे गीत संगीत और इसको 5-10 हजार सालों से लेकर चले आ रहे हैं। देखिए, हमारी जो शास्त्रीय नृत्य और कला है जी, संगीत है, वो भी तो उसका जन्म तो वहीं से हुआ है, लोक कला से ही हुआ। जैसे आप इसमें आप देखेंगे जी, जो कथक है उसकी नींव तो वही है, वहीं से उसकी आत्मा तो यहाँ है, मंदिरों की है ना, लोगों। पर अभी दोनों इस स्थिति में है। हाँ, अब क्लासिकल वाले यहाँ है, तो आप कोई भी देख लीजिए। हाँ? वो भरतनाट्यम जिसको आज आप उसको जानते हैं, वो कल तो दासी अट्टम था या सदिर था, लोगों में ही से, कुचिपुड़ी भी लोग से ही निकला है, सत्रिया भी, होत्रिया भी, कथकली, सभी लोग, हम लोग तो लोग से ही, और कहाँ ये डेवलप हुआ उसके बाद ही। बिल्कुल, वो विद्वान आते गए और उसको स्पेशलाइजेशन। आप आज के भाषा में कहेंगे तो पहले जनरल थे, फिर उसके स्पेशलाइजेशन हो गए। अब मणिपुर में कृष्ण के भजन गाए जाते हैं, केरल में कृष्ण के भजनों पे केरल वाले नृत्य करते हैं, कश्मीर में भी मैं दंग रह गया। हाँ। वहाँ के भी लोक कलाकार कृष्ण के भजनों के ऊपर ही, सारे मुस्लिम कलाकार, और वो करते हैं। देखिए, मुसलमान अलग कोई नहीं, वो तो हमारे यहाँ के लोग हैं। जी जी जी, हमारे यहाँ के लोग हैं, हमारे कोई, उनके कोई पूर्वज कभी, मतलब जो भी कारण हो, वो उसमें धर्म की तो बाउंड्रीज ही नहीं है, क्योंकि कला कोई धर्म के को देखती ही नहीं है। आप इंडोनेशिया में बाली में देखिए ना, 500 रामलीलाएं प्रतिदिन होती हैं। हाँ। और करने वाले सारे मुस्लिम कलाकार हैं, और इतने भाव से करते हैं। मैं वो चाहता हूँ भारत में हो, वो 500 रुपए की टिकट है जी, इंसानियत बस। वो अगर आपके अंदर संवेदनशीलता है जी, इंसानियत है, बस वही है। कलाकार तो उसी पर मरता है। एक प्यार से आप नमस्कार करते, उस पर फिदा हो जाएगा। बिल्कुल। एक अक्कड़ के नमस्कार करे तो कहेगा आप अपने घर पे रहिए। जी, ठीक है। अब आपकी भावी योजनाएं क्या हैं जी, एक बार बताएं, ताकि इसको जो आपने अभी तक किया है, इसको हम और राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएं, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक ब्लॉक में, गांव तक इसको लेके जाएं। देखिए, मेरी भावी योजना कि मैं इसको ऐसे करूंगी, वैसे मेरा तो है कि मैं नृत्य की पुजारी हूँ, कला की पुजारी हूँ, सेवक हूँ, साधक हूँ, और करती जा रही हूँ। अगर मुझे जहाँ दिल ऐसा लगता है
जहाँ देखती हूँ बस सिखा रही हूँ चारों तरफ जी। और अपने प्रदर्शन हो रहे हैं और जो भी उसके द्वारा जो मैसेज है, जैसे अभी मैंने किया एसिड अटैक सर्वाइवर उसके विक्टिम की वो, और अर्धनारीश्वर पर मतलब कि सॉरी इस पर ट्रांसजेंडर पर मैंने किया था 1996 में। क्या बात है। तो अब बहुत बड़ा वो एक विषय हो गया। तो ये सब है, मैं करती रहती हूँ। सोशल एनवायरनमेंट, पर्यावरण पर सबसे पहले 1982 में किया था। क्या बात है। तो इस तरह से करती रहती हूँ अपना, जहाँ दिल करते जो यहाँ लगता है बस यहाँ लगता है मैं उसको करती हूँ। और मेरा माध्यम है नृत्य जी। नृत्य, और सबसे मेन चीज़ है जो मेरे परिवार ने, मेरी माँ ने मुझे ठान करके, बाप पिता ने, कि कभी कुछ भी करो संवेदनशीलता मत छोड़ना। क्या बात है। अपनी वैल्यूज़ और अपनी संस्कृति को कभी मत छोड़ना, उसको बस रखते हुए और संवेदनशीलता को रखते हुए आगे बढ़ना है। और जो भी हो दिल का दरवाज़ा खुला रखो, जो भी हो जहाँ भी हो कोई भी भेदभाव नहीं, बस नृत्य के द्वारा तुम्हारा जो भी माध्यम है बस सेवा करते जाओ, सेवा करते जाओ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये कथक लोक मंदिर, परंपरा और इतिहास शोभना नारायण जी और गीतिका कला द्वारा लिखी हुई, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो इस कला से जुड़े हुए हैं और जो कला प्रेमी हैं वो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, इस इतिहास को जानें। आप दोनों ने मिलकर इतिहास में लगभग भुला दिए गए परतों को ढूंढ निकाला है। कथक के अध्ययन में एक नया आयाम स्पष्ट रूप से जुड़ गया है इस पुस्तक के रूप में। मैं निर्मल रतनलाल वैद, आप मेरे इस चैनल को लगातार देख रहे हैं। आप लिखिए, आपका कोई भी प्रश्न हो तो हम शोभना दीदी से बात करेंगे, उनसे आपको इंटरेक्ट करवाएंगे, कभी लाइव भी उनके साथ आपका वार्तालाप कराएंगे। कला की सेवा में वो लगी हुई हैं। मैं चाहूँगा कि इनसे से अधिक लोग लाभ उठाएं और अपने भारत की जो हमारी संस्कृति है, कला है, इसमें मिलकर हम सब अपने भारत को आगे लेके जाएं और पुनः हम विश्व गुरु बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा। और जो आप कार्य कर रहे हैं वो आप जैसे कहते हैं ना, फुटप्रिंट्स इन द सैंड्स ऑफ टाइम, तो वो आप कर रहे हैं। और इस पर हरिवंश राय बच्चन जी के लास्ट पे, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। क्या बात है। ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। दीदी प्रणाम।